हेलो स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं एक नई हेडिंग आबंध ध्रुवणता के बारे में। ठीक है, ध्यान से आप समझिएगा आबंध ध्रुवणता क्या होता है। मैं मनीष गुप्ता अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आइए दोस्तों देखते हैं आबंध ध्रुवणता के बारे में। किसी आबंध का 100% आयनिक या सहसंयोजी होना एक आदर्श स्थिति है। ठीक है, कोई भी आबंध जो है वह 100% आयनिक हो या 100% सहसंयोजी हो, एक आदर्श स्थिति होता है। अर्थात कोई भी ऐसा आबंध नहीं होता है जो 100% आयनिक हो या फिर 100% सहसंयोजी हो। अगर ऐसा है तो वह एक आदर्श स्थिति है, और आदर्श स्थिति आप जानते हैं संभव नहीं है। तो किसी आबंध का 100% आयनिक या सहसंयोजी होना एक आदर्श स्थिति है, परंतु वास्तव में कोई भी आबंध या यौगिक पूर्ण रूप से सहसंयोजी या आयनिक नहीं होता है। ठीक है, वास्तव में कोई भी आबंध या यौगिक पूर्ण रूप से सहसंयोजी या आयनिक नहीं होता है। यहाँ तक कि दो हाइड्रोजन परमाणुओं के बीच बनने वाले सहसंयोजी आबंध की प्रकृति भी आंशिक रूप से आयनिक होती है। ठीक है, दो हाइड्रोजन परमाणुओं के बीच बनने वाले सहसंयोजी आबंध की प्रकृति भी जो है आंशिक रूप से आयनिक होती है। ठीक है, जब सहसंयोजी आबंध दो समान परमाणुओं के बीच बनता है तब संयोजी इलेक्ट्रॉन युग्म दोनों परमाणुओं द्वारा समान रूप से आकर्षित होते हैं। ठीक है, जब सहसंयोजी आबंध जो है दो समान परमाणुओं के बीच बनता है, जैसे हाइड्रोजन के बीच में H2, ऑक्सीजन के बीच में O2, Cl के बीच में Cl2, N के बीच में N2 तथा F के बीच में F2। अगर ऐसा कंडीशन हो तब, जब सहसंयोजी आबंध दो समान परमाणुओं के बीच बनता है, तब संयोजी इलेक्ट्रॉन युग्म दोनों परमाणुओं द्वारा समान रूप से आकर्षित होता है। इसके परिणाम स्वरूप इलेक्ट्रॉन युग्म दो समान नाभिक के ठीक मध्य में उपस्थित होता है। ठीक है, जब दोनों परमाणु सेम होंगे तो जो शेयर के इलेक्ट्रॉन युग्म होंगे वे दोनों परमाणुओं के द्वारा समान रूप से आकर्षित होंगे, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन युग्म जो है वे दो समान नाभिकों के ठीक बीच में उपस्थित होता है, ठीक मध्य में उपस्थित होता है। इस प्रकार प्राप्त आबंध अध्रुवी सहसंयोजी आबंध कहलाता है। ठीक है, इस तरह से जो आबंध तैयार हुआ, जो आबंध प्राप्त हुआ, ऐसे आबंध को अध्रुवी सहसंयोजक आबंध कहते हैं। ठीक है, लेकिन अगर ऐसा न हो तब क्या होगा? दो अलग अलग परमाणु आपस में बंध बनाए तब कौन सा सहसंयोजी आबंध प्राप्त होगा? इसके विपरीत हाइड्रोजन फ्लोराइड जैसे विषम परमाणु अणु में, तो हाइड्रोजन फ्लोराइड जो है HF जो है यह विषम परमाणु अणु है, दोनों अलग अलग परमाणु हैं। तो इसमें क्या होगा? तो HF जैसे विषम परमाणु अणु में दो परमाणुओं के बीच संयोजित इलेक्ट्रॉन युग्म फ्लोरीन की ओर विस्थापित हो जाएगा। क्यों? क्योंकि फ्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता हाइड्रोजन की अपेक्षा अधिक होती है। ठीक है, इस प्रकार निर्मित हाइड्रोजन और फ्लोरीन के बीच का आबंध एक ध्रुवी सहसंयोजक आबंध कहलाता है। ठीक है, तो जब अलग अलग दो परमाणुओं के बीच बंध बनेगा तो जिसकी विद्युत ऋणात्मकता अधिक होगी उसके तरफ शेयर पेयर का इलेक्ट्रॉन जो होगा वह झुक जाएगा, जिसके कारण अब जो आबंध प्राप्त होगा उसे ध्रुवी सहसंयोजक आबंध कहते हैं। ठीक है, आपको बताया जाएगा आबंध ध्रुवणता के बारे में। ठीक है, इसको जानने से पहले आपने जाना कि किसी आबंध का 100% आयनिक या सहसंयोजी होना एक आदर्श स्थिति है, परंतु वास्तव में कोई भी आबंध या यौगिक
पूर्ण रूप से सहसंयोजी या आयनिक नहीं होता है। यहाँ तक कि दो हाइड्रोजन परमाणुओं के बीच बनने वाला सहसंयोजी आबंध की प्रकृति भी आंशिक रूप से आयनिक होती है। ठीक है। जब सहसंयोजी आबंध दो समान परमाणुओं के बीच बनता है तब संयोजी इलेक्ट्रॉन शेयर पेयर वाले इलेक्ट्रॉन युग्म दोनों परमाणुओं द्वारा समान रूप से आकर्षित होता है, जिसके कारण इसके परिणाम स्वरूप इलेक्ट्रॉन युग्म दो समान नाभिकों के ठीक मध्य में उपस्थित होता है। इस प्रकार प्राप्त आबंध अध्रुवी सहसंयोजी आबंध कहलाता है। इसके विपरीत हाइड्रोजन फ्लोराइड जैसे विषम परमाणु अणु में HF जैसे विषम परमाणु अणु में दो परमाणुओं के बीच संयोजित इलेक्ट्रॉन युग्म फ्लोरीन की ओर विस्थापित हो जाता है। HF जैसे विषम परमाणु अणु में दो परमाणुओं के बीच संयोजित इलेक्ट्रॉन युग्म फ्लोरीन की ओर विस्थापित हो जाता है, क्योंकि फ्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता हाइड्रोजन की अपेक्षा अधिक होती है। इस प्रकार निर्मित HF आबंध एक ध्रुवी सहसंयोजक आबंध होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। ध्रुवण के कारण ऐसे अणु में द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, HF में आपने देखा कि जब विषम परमाणु अणु हैं तो एक ध्रुवी सहसंयोजक आबंध बन जाता है। इस ध्रुवी सहसंयोजक होने के कारण, आवेश उत्पन्न होने के कारण, प्लस माइनस आवेश उत्पन्न होने के कारण ऐसे अणु में द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न हो जाता है, डाइपोल मोमेंट उत्पन्न हो जाता है। द्विध्रुव को आवेश के मान तथा धनात्मक और ऋणात्मक आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल के रूप में परिभाषित किया जाता है। डाइपोल मोमेंट का मान कितना होगा, द्विध्रुव आघूर्ण का मान कितना होगा, इसके लिए द्विध्रुव के आवेश का मान लेंगे, धनात्मक और ऋणात्मक आवेश का मान ले लेंगे और उन आवेशों के बीच की दूरी दोनों का गुणनफल निकालेंगे, जो द्विध्रुव आघूर्ण के मान को निरूपित करेगा। ठीक है, तो ध्रुवण के कारण ऐसे अणु में द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न हो जाता है। द्विध्रुव को आवेश के मान तथा धनात्मक और ऋणात्मक आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल के रूप में परिभाषित किया जाता है। द्विध्रुव आघूर्ण को सामान्यतः ग्रीक शब्द म्यू द्वारा दर्शाया जाता है। डाइपोल मोमेंट को ग्रीक शब्द म्यू के द्वारा दर्शाया जाता है। इसे निम्नलिखित समीकरण द्वारा व्यक्त किया जाता है। ठीक है, द्विध्रुव आघूर्ण म्यू बराबर आवेश Q गुणे आवेश पृथक्करण की दूरी R। म्यू बराबर Q इंटू R, जहाँ म्यू जो है द्विध्रुव आघूर्ण है, Q जो है आवेश है और R जो है आवेश पृथक्करण की दूरी है। ठीक है, द्विध्रुव आघूर्ण को सामान्यतः डिबाय मात्रक के रूप में व्यक्त किया जाता है। डाइपोल मोमेंट का मात्रक क्या होता है, तो डाइपोल मोमेंट अर्थात द्विध्रुव आघूर्ण को सामान्यतः डिबाय मात्रक के रूप में व्यक्त किया जाता है, कैपिटल D मात्रक के रूप में व्यक्त किया जाता है। एक डिबाय बराबर होता है 3.33564 गुणे 10⁻30 कूलाम मीटर। एक डिबाय बराबर 3.33564 गुणे 10⁻30 सेंटीमीटर। यहाँ पर C कूलाम और M मीटर है। ठीक है, अब यह जो डिबाय है यह एक वैज्ञानिक के नाम पे है। आप देख सकते हैं, डच रसायनज्ञ पीटर डिबाय। ठीक है, यह डच रसायनज्ञ हैं पीटर डिबाय को सन 1936 में उनके एक्स किरणों के विवर्तन तथा द्विध्रुव आघूर्ण से संबंधित उनके कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया। उनको सम्मानित करने के लिए द्विध्रुव आघूर्ण के मान को
डिवाय मात्रक में दिया जाता है। ठीक है, तो द्विध्रुव आघूर्ण का मान जो है, जो मात्रक आप डिवाय यूज कर रहे हैं, वह डच रसायनज्ञ पीटर डिवाय के सम्मान में रखा गया है। ठीक है, आगे देखते हैं। इसके अलावा द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है। डाइपोल मोमेंट जो है वह एक सदिश राशि है। परंपरा के अनुसार इसे एक छोटे तीर द्वारा दर्शाया जाता है। ठीक है, सदिश राशियों को तीर के द्वारा दर्शाया जाता है। तो द्विध्रुव आघूर्ण जो है एक सदिश राशि है, अतः परंपरा के अनुसार इसे एक छोटे तीर द्वारा दर्शाया जाता है, जिसका पुच्छल सिरा जो है ऋणात्मक केंद्र की ओर स्थित होता है। तीर का पुच्छल सिरा ऋणात्मक केंद्र की ओर स्थित होता है और अग्र सिरा धनात्मक केंद्र की ओर उन्मुख होता है। तीर का अगला सिरा जो होता है वह धनात्मक केंद्र की ओर उन्मुख होता है, जबकि पुच्छल सिरा जो है वह ऋणात्मक केंद्र की ओर स्थित होता है। परंतु ठीक इसका उल्टा होता है द्विध्रुव आघूर्ण की स्थिति में। परंतु रसायन में द्विध्रुव आघूर्ण की उपस्थिति अणु की लुईस संरचना के ऊपर, रसायन में द्विध्रुव आघूर्ण की उपस्थिति अणु की लुईस संरचना के ऊपर क्रॉस तीर द्वारा दर्शाया जाता है। रसायन विज्ञान में द्विध्रुव आघूर्ण की उपस्थिति जो है वह अणु की लुईस संरचना के ऊपर क्रॉस तीर के द्वारा दर्शाया जाता है। तीर बनाएंगे और उसके पूंछ पर क्रॉस कर देंगे, तब यह द्विध्रुव आघूर्ण के रूप में यह प्रदर्शित होगा लुईस संरचना में शामिल करके। तीर का क्रॉस जो है वह अणु के धनात्मक सिरे पर होगा। ठीक है, तीर का क्रॉस किधर होगा? अणु के धनात्मक सिरे पर। और नॉर्मल रूप में कहाँ होता है? पिछले सिरे पर क्रॉस है और यह कहाँ होगा? अणु के धनात्मक सिरे पर। और इसमें आपने क्या कहा था? पुच्छल सिरा ऋणात्मक केंद्र पर स्थित होता है। पुच्छल सिरा ऋणात्मक केंद्र पर होता है, लेकिन ठीक इसका उल्टा यहाँ पर हो रहा है। तीर का क्रॉस अणु के धनात्मक सिरे पर होता है और शीर्ष ऋणात्मक सिरे पर होता है। और इसमें शीर्ष कहाँ था? अग्र सिरा कहाँ था? धनात्मक केंद्र की ओर उन्मुख था। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ठीक उसका उल्टा हो रहा है। रसायन में द्विध्रुव आघूर्ण की उपस्थिति अणु की लुईस संरचना के ऊपर क्रॉस तीर द्वारा दर्शाया जाता है। तीर का क्रॉस अणु के धनात्मक सिरे पर और शीर्ष ऋणात्मक सिरे पर होता है। जैसे हाइड्रोजन फ्लोराइड में द्विध्रुव आघूर्ण को इस प्रकार दर्शाया जा सकता है। ठीक है, हाइड्रोजन फ्लोराइड में द्विध्रुव आघूर्ण को कैसे दर्शाएंगे? तो अभी आपने देखा कि तीर का क्रॉस जो होगा वह धनात्मक सिरे पर होगा। ठीक है, तो यह तीर बन गया। तीर का क्रॉस जो है वह धनात्मक सिरे पे है और तीर का शीर्ष जो होता है वह ऋणात्मक सिरे पे है। ठीक है, तो HF में जो बंध बनता है यह ध्रुवी बंध होता है। इस पर आंशिक माइनस होता है और इस पर आंशिक प्लस उत्पन्न होता है। तो हाइड्रोजन पे आंशिक प्लस होता है जबकि फ्लोरीन पे आंशिक माइनस होता है। तो इस द्विध्रुव आघूर्ण को एक तीर के द्वारा हम प्रदर्शित कर रहे हैं। धनात्मक सिरे पर हम क्रॉस तीर के द्वारा बनाया गया है और उसका ऋणात्मक भाग जो है HF का, उस पर तीर का एरो है। यह तीर अणु में इलेक्ट्रॉन घनत्व के बदलाव की दिशा बताता है। यह तीर जो है वह अणु में इलेक्ट्रॉन घनत्व के बदलाव की दिशा को बताता है। ध्यान दीजिए कि क्रॉस तीर की दिशा द्विध्रुव आघूर्ण के सदिश की पारंपरिक दिशा के विपरीत है। क्रॉस तीर की दिशा जो है वह द्विध्रुव आघूर्ण के सदिश की पारंपरिक दिशा के विपरीत है। ठीक है, बहुपरमाणु अणुओं में जो बहुपरमाणु कण होते हैं उनमें कैसा होता है? बहुपरमाणु अणुओं में द्विध्रुव आघूर्ण केवल आबंधों के अपने द्विध्रुव, जिन्हें आबंध आघूर्ण कहा जाता है,
पर ही निर्भर नहीं करता है, बल्कि यह विभिन्न आबंधों के स्थानिक व्यवस्था पर भी निर्भर करता है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि जो बहुपरमाणुक हैं, बहुपरमाणु अणु हैं, उनमें द्विध्रुव आघूर्ण जो है केवल आबंधों के अपने द्विध्रुव, जिन्हें आबंध आघूर्ण कहा जाता है, केवल उन पर ही निर्भर नहीं करते हैं, बल्कि यह विभिन्न आबंधों के स्थानिक व्यवस्था पर भी निर्भर करते हैं। तो आइए उसके बारे में अब देखा जाएगा। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि बहुपरमाणु अणुओं में द्विध्रुव आघूर्ण केवल आबंधों के अपने द्विध्रुव पर ही निर्भर नहीं करता है, जिन्हें आबंध आघूर्ण कहा जाता है, बल्कि अपितु यह विभिन्न आबंधों के स्थानिक व्यवस्था पर भी निर्भर करता है। ऐसे में द्विध्रुव अणु के विभिन्न आबंधों, ऐसे में द्विध्रुव अणु के विभिन्न आबंधों के द्विध्रुव अणु के विभिन्न आबंधों के द्विध्रुव आघूर्णों का सदिश योग होता है। ठीक है, ऐसे में क्या करेंगे, तो ऐसे में द्विध्रुव अणु के विभिन्न आबंधों के द्विध्रुव आघूर्ण अणु के विभिन्न आबंधों के द्विध्रुव आघूर्णों का सदिश योग होता है। वेक्टर सम निकालते हैं जो वास्तविक रिजल्ट देता है। जैसे जल के अणु जिसकी आकृति बंकित होती है, जल के अणु जिसकी आकृति बंकित होती है कि 2 OH आबंध 104.5 डिग्री के कोण पर होते हैं। इस अणु में कुल द्विध्रुव आघूर्ण का मान 6.17 × 10⁻30 सेंटीमीटर, ठीक है, होता है, जो कि 2 OH आबंधों के द्विध्रुवों के आघूर्णों के सदिश योग से प्राप्त होता है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि बहुपरमाणु अणुओं में द्विध्रुव आघूर्ण जो है वह केवल आबंधों के अपने द्विध्रुव पर ही निर्भर नहीं करता है, बल्कि यह विभिन्न आबंधों के स्थानिक व्यवस्था पर भी निर्भर करता है। इस स्थिति में, ऐसे में द्विध्रुव अणु के विभिन्न आबंधों के द्विध्रुव आघूर्ण अणु के विभिन्न आबंधों के द्विध्रुव आघूर्णों के सदिश योग होता है। जैसे जल के अणु जिसकी आकृति बंकित होती है कि 2 OH आबंध 104.5 डिग्री के कोण पर होते हैं। इस अणु में कुल द्विध्रुव आघूर्ण का मान 6.17 × 10⁻30 सेंटीमीटर होता है, जो 2 OH आबंधों के द्विध्रुव आघूर्णों के सदिश योग से प्राप्त होता है। ठीक है, जैसे देखें ध्यान से, यह आपका H2O का स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं। द्विध्रुव आघूर्ण को हम प्लस से माइनस की तरफ दिखाते हैं, तो हाइड्रोजन पे प्लस होता है, ऑक्सीजन माइनस होता है, तो यह एरो हमने बना दिया, इसका भी एरो हमने बना दिया। अब इसका जो वास्तविक रिजल्ट होगा वह सामने आएगा। इसका जो द्विध्रुव आघूर्ण होगा वह किधर होगा, इस तरफ होगा। परिणामी द्विध्रुव आघूर्ण का मान इस डायरेक्शन में होगा। कुल द्विध्रुव आघूर्ण म्यू 1.85 डिवाई, ठीक है, कुल द्विध्रुव आघूर्ण कितना होगा, तो कुल द्विध्रुव आघूर्ण म्यू बराबर 1.85 डिवाई, 1 डिवाई बराबर होता है 3.33564 × 10⁻30 सेंटीमीटर। मल्टीप्लाई कर दिए तो आ गया 6.17 × 10⁻30 सेंटीमीटर। ठीक है, यह हो गया आपके लिए H2O के लिए कुल द्विध्रुव आघूर्ण 6.17 × 10⁻30 सेंटीमीटर। डिवाई में तो 1.85 डिवाई। उसी तरह से अगला जो यौगिक है, कंपाउंड है, वह है BeF2। BeF2 के द्विध्रुव आघूर्ण 0 होता है। ठीक है, यह BeF2 का फिगर आप देखें, यह आपका धनात्मक है, यह ऋणात्मक है। द्विध्रुव आघूर्ण का एरो आपने बना दिया, इधर भी आपने बना दिया। BeF2 अणु में आबंध आघूर्ण को आप देख रहे हैं, जितने फोर्स इधर लग रहे हैं, जितना आघूर्ण इधर पैदा होगा उतना ही आघूर्ण इधर ही पैदा होगा, अतः रिजल्ट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। BeF2 के लिए द्विध्रुव आघूर्ण का मान 0 होता है। ऐसा इसलिए होता है कि इस अणु में
दो समान आबंध द्रुध विपरीत दिशा में होते हैं तथा एक दूसरे के प्रभाव को कैंसिल कर देते हैं, समाप्त कर देते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं BF3 में क्या होता है। BF3 जैसे चतुष्क परमाणविक अणु में द्विध्रुवीय गुण शून्य होता है। BF3 जो 4 परमाणु से मिलकर बना है, इसमें भी द्विध्रुवीय गुण शून्य होता है। कैसे होता है? तो पहले आप फिगर बनाया BF3, अब आपने द्विध्रुव का निशान लगाया तीर के द्वारा, तो B पे प्लस होता है, F पे माइनस होता है, तो एरो आपने बनाया तीनों के लिए। अब जो है ये जो एरो आप देख रहे हो, इसका जो द्विध्रुवीय गुण होगा इस बंध का, और इसका जो द्विध्रुवीय गुण होगा इस बंध का, इन दोनों का परिणाम इधर आएगा। ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि द्विध्रुवीय गुण जो है एक सदिश राशि होता है। द्विध्रुवीय गुण क्या होता है? एक सदिश राशि होता है, इसलिए इसमें परिणामी देखा जाता है। ठीक है, तो इधर का जो द्विध्रुवीय गुण है, इधर का जो द्विध्रुवीय गुण है, इन दोनों का परिणामी इधर आएगा, और इसके पीछे जो द्विध्रुवीय गुण है इसका परिणामी तो इधर है ही, तो इन दोनों का रिजल्ट मिलकर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो BF3 जैसे चतुष्परमाणु अणु में द्विध्रुवीय गुण शून्य होता है, यद्यपि इस अणु में BF आबंध 120 डिग्री के कोण पर होते हैं। BF आबंध जो हैं वे 120 डिग्री के कोण पे होते हैं। इस अणु में दो आबंध आघूर्णों के समान, इस अणु में दो आबंध आघूर्णों के समान तथा विपरीत दिशा में होता है। इसके फलस्वरूप तीनों आबंध आघूर्णों का कुल सदिश योग शून्य के बराबर हो जाता है। ठीक है, तो यह BF3 का हो गया। आइए अब NH3 का देखते हैं और NF3 का देखते हैं। NH3 तथा NF3 के अणुओं का एक रोचक उदाहरण लें। ठीक है, दोनों अणुओं की पिरामिडीय आकृति होती है। NH3 का भी आकृति पिरामिड होता है और NF3 का भी आकृति पिरामिड होता है। दोनों अणुओं की पिरामिडीय आकृति होती है, जिनसे नाइट्रोजन के परमाणु पर एक एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित होता है। ठीक है, नाइट्रोजन के परमाणु पर एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है। ठीक है, आप जो है चर्चा कर रहे हैं NH3 और NF3 के बारे में। दोनों अणुओं की पिरामिडीय आकृति होती है, जिनसे नाइट्रोजन के परमाणु पर एक एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित होता है। हालांकि फ्लोरीन विद्युत ऋणात्मकता नाइट्रोजन की अपेक्षा अधिक होती है। फ्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता जो है वह नाइट्रोजन की अपेक्षा अधिक होती है, परंतु NH3 का परिणामी द्विध्रुवीय गुण 4.9 × 10⁻30 कूलम, NF3 के द्विध्रुवीय गुण अर्थात 0.80 × 10⁻30 कूलम की अपेक्षा अधिक होता है। NH3 का परिणामी द्विध्रुवीय गुण अधिक होता है NF3 की तुलना में। ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा इसलिए है कि NH3 में नाइट्रोजन परमाणु पर उपस्थित एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म का कवच, ठीक है, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म का कक्षक द्विध्रुव आघूर्ण 3 NF आबंधों के द्विध्रुव आघूर्णों के परिणामी द्विध्रुव आघूर्ण के विपरीत दिशा में होता है। फिगर देखें ध्यान से, आप देखें यह NH3 है, हाइड्रोजन प्लस नाइट्रोजन माइनस आएगा। इसके अनुसार द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा आप देख रहे हैं, तीनों की दिशा। इसका रिजल्ट जो आएगा वह सीधे नाइट्रोजन के ऊपर होगा, और इधर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन भी है नाइट्रोजन के ऊपर। तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और यह जो रिएक्टेंट आ रहा है, परिणामी द्विध्रुव आघूर्ण आ रहा है, इन दोनों की दिशा एक तरफ हो जा रही है। अतः अमोनिया में परिणामी द्विध्रुव आघूर्ण का मान बढ़ जा रहा है, दोनों एक तरफ होने के कारण 4.9 × 10⁻30 कूलम हो जा रहा है। जबकि NF3 में आप देखें तो नाइट्रोजन से फ्लोरीन की तरफ द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा जा रही है, और यह लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की दिशा ऊपर है, द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा। तो यहाँ पे विपरीत हो जा रहे हैं, इन तीनों का रिजल्ट जो है नीचे की तरफ आ रहा है, और यह लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का रिजल्ट ऊपर की तरफ जा रहा है। एक दूसरे के विपरीत होने के कारण यहाँ पे द्विध्रुव आघूर्ण का मान कम हो जा रहा है। 0.8 × 10⁻30
कूलाम मीटर हो जा रहा है। ठीक है, तो आपने देखा कि NH3 में नाइट्रोजन परमाणु पर उपस्थित एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म का कक्षक द्विध्रुव आघूर्ण के 3 NF आबंधों के द्विध्रुव आघूर्णों के परिणामी द्विध्रुव आघूर्ण के विपरीत दिशा में हो जाता है। ठीक है, परिणामी द्विध्रुव आघूर्ण के विपरीत दिशा में होता है। कक्षक द्विध्रुव आघूर्ण एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म के कारण NF आबंध आघूर्ण के परिणामी द्विध्रुव आघूर्ण के प्रभाव को कम कर देता है। यहाँ पर NF के कारण जो है परिणामी द्विध्रुव आघूर्ण क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, जिसके फलस्वरूप NF3 के अणु का द्विध्रुव आघूर्ण कम हो जाता है, जबकि NH3 में द्विध्रुव आघूर्ण बढ़ जाता है, क्योंकि इसमें रिजल्ट जो आएगा, रिएक्टेंट जो है उधर ही है जिधर एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म का दिशा है। तो दोनों ऐड हो जाते हैं, जिससे इसका मान बढ़ जाता है। कुछ अणुओं के द्विध्रुव आघूर्ण को 4.5 में दिया गया है। ठीक है, तो यह एक टेबल बना हुआ है 4.5। कुछ चयनित अणुओं के द्विध्रुव आघूर्ण का मान दिया गया है। जैसे आप देख सकते हैं अणु के प्रकार हैं AB टाइप, AB2 टाइप, AB3 टाइप और AB4 टाइप। AB टाइप में आप देख सकते हैं HF है, HCl है, HBr है, HI है और H2 है। इनके द्विध्रुव आघूर्ण का मान दिया गया है और उनका आकृति दिया गया है, स्ट्रक्चर दिया गया है। HF का मान है 1.78, HCl का मान है 1.07, HBr का है 0.79, HI का है 0.38, H2 का है 0। सबका स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं रेखीय है। ठीक है, लीनियर स्ट्रक्चर है। अब आते हैं AB2 टाइप पे। तो AB2 टाइप पे आप देख रहे हैं H2O, H2S, CO2। यह AB2 टाइप है अणु का प्रकार। इसमें द्विध्रुव आघूर्ण H2O का आता है 1.85, H2S का 0.95 और CO2 का 0 होता है। ठीक है, H2O और H2S का आकार जो है मुड़ा हुआ होता है, बेंट होता है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड का आकार रेखीय होता है। तीसरा है आपका AB3 टाइप। AB3 टाइप में NF3 BF3 है। NH3 और NF3 का मान अगर देखें तो NH3 का 1.47, NF3 का 0.23 और BF3 का 0 होता है। NH3 का जो स्ट्रक्चर होता है वो त्रिसमनताज पिरामिड होता है। त्रिसमनताज पिरामिड होता है NH3 का स्ट्रक्चर, जबकि NF3 का स्ट्रक्चर होता है त्रिसमनताज पिरामिड। इसका भी स्ट्रक्चर सेम है दोनों का, NH3 और NF3 का, लेकिन BF3 का स्ट्रक्चर होता है वो त्रिसमनताज समतल होता है। अगला जो है BF4, AB4। AB4 जो अणु हैं इनका एग्जाम्पल है आपका CH4, CHCl3 और CCl4। इनका जो द्विध्रुव आघूर्ण है CH4 का 0 होता है, CHCl3 का 1.04 होता है, CCl4 का 0 होता है। स्ट्रक्चर अगर देखा जाए तो CH4 का चतुष्फलकी, CHCl3 का चतुष्फलकी और CCl4 का भी स्ट्रक्चर चतुष्फलकीय होता है। ठीक है, तो यह कुछ चयनित अणुओं के द्विध्रुव आघूर्ण थे। आगे देखें ध्यान से। जिस प्रकार सहसंयोजी आबंध में आंशिक आयनिक लक्षण होता है, उसी प्रकार आयनिक आबंध में भी आंशिक सहसंयोजी लक्षण होता है। ठीक है, ध्यान देने की बात है। आप यहाँ पे कंसंट्रेट हो जाइए आप लोग। जिस प्रकार सहसंयोजी आबंध में आंशिक आयनिक लक्षण होता है, ठीक उसी प्रकार आयनिक आबंध में भी आंशिक सहसंयोजी लक्षण होता है। आयनिक आबंधों के आंशिक सहसंयोजी लक्षण की विवेचना जो है, ठीक है, आयनिक आबंधों के आंशिक सहसंयोजी लक्षण की विवेचना फजांस ने निम्नलिखित नियम के अनुसार की है। आयनिक आबंधों के आंशिक सहसंयोजी लक्षण की विवेचना फजांस ने किया है। उन्होंने क्या बताया है? उन्होंने यह नियम दिया है कि धनायन के आकार के घटने तथा ऋणायन के आकार के बढ़ने पर आयनिक आबंध के सहसंयोजी लक्षण में वृद्धि हो जाती है। ठीक है, फजांस का नियम जो है वह आयनिक आबंधों के आंशिक
सहसंयोजी लक्षण की विवेचना करता है। आयनिक आबंध में आंशिक सहसंयोजी लक्षण की विवेचना फजांस के नियम द्वारा की जाती है। ठीक है, पहली बात यह है कि धनायन के आकार के घटने से तथा ऋणायन के आकार के बढ़ने पर आयनिक आबंध के सहसंयोजी लक्षण में वृद्धि हो जाती है। तो सहसंयोजी लक्षण आयनिक आबंध में कब बढ़ जाएगा? जब धनायन का आकार छोटा हो, ऋणायन का आकार बड़ा हो। धनायन तथा ऋणायन पर आवेश की मात्रा बढ़ने से आयनिक आबंध के सहसंयोजी लक्षण में वृद्धि होती है। धनायन तथा ऋणायन पर आवेश की मात्रा बढ़ने से आयनिक आबंध के सहसंयोजी लक्षण में वृद्धि होती है। तीसरा, समान आकार तथा आवेश के धनायनों में से उस धनायन की ध्रुवण क्षमता अपेक्षाकृत अधिक होती है जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्षार तथा क्षारीय मृदा धातुओं के धनायनों के उत्कृष्ट गैस विन्यास NH2NP6 की अपेक्षा संक्रमण धातुओं के अनुरूप होता है। ठीक है, तो समान आकार तथा आवेश के धनायनों में से उस धनायन की ध्रुवण क्षमता अपेक्षाकृत अधिक होगी जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्षार तथा क्षारीय मृदा धातुओं के धनायनों की उत्कृष्ट गैस विन्यास की अपेक्षा संक्रमण धातुओं के अनुरूप होता है। धनायन ऋणायन के इलेक्ट्रॉनिकी आवेश को, धनायन जो है वह ऋणायन के इलेक्ट्रॉनी आवेश को आकर्षित कर उसे ध्रुवित करता है। धनायन जो है वह ऋणायन के इलेक्ट्रॉनिक आवेश को आकर्षित कर उसे पोलराइज कर देता है, ध्रुवित कर देता है। फलतः उनके मध्य आवेश की मात्रा बढ़ती है। धनायन जो है ऋणायन के इलेक्ट्रॉनिकी आवेश को आकर्षित कर उसे ध्रुवित करता है, जिसके परिणाम स्वरूप उसके मध्य आवेश की मात्रा बढ़ती है। यह प्रक्रिया सहसंयोजी आबंध निर्माण के अनुरूप है। यह प्रक्रिया जो हो रही है यह सहसंयोजी आबंध निर्माण के अनुरूप है, जिसमें दो नाविकों के मध्य इलेक्ट्रॉन आवेश घनत्व में वृद्धि होता है। जिसमें दो नाविकों के मध्य इलेक्ट्रॉनी आवेश घनत्व में वृद्धि होता है। धनायन की ध्रुवण क्षमता, ऋणायन की ध्रुवता तथा ऋणायन की ध्रुवण की मात्रा इत्यादि वे कारक हैं जो सम्मिलित रूप से किसी आयनिक आबंध की सहसंयोजकता के प्रतिशत को निर्धारित करते हैं। किसी आयनिक आबंध की सहसंयोजकता के प्रतिशत को निर्धारित करने वाले कारक जो हैं वे हैं ध्रुवण क्षमता, धनायन की ध्रुवण क्षमता, ऋणायन की ध्रुवता तथा ऋणायन के ध्रुवण की मात्रा। ये सब कारक हैं जो सम्मिलित रूप से किसी आयनिक आबंध की सहसंयोजकता के प्रतिशत को निर्धारित करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यह था आयनिक आबंधों के आंशिक सहसंयोजी लक्षण की विवेचना जो फजांस ने किया था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहां अगली हेडिंग की चर्चा किया जाएगा। मैं मनीष गुप्ता अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।